वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर करा रही थी। यूनिट 2 का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है हमारा रियल गैसेस, वास्तविक गैसें। तो इस संदर्भ में हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल ये पढ़ा था कि हमने यूनिट 1 के अंदर आदर्श गैस के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था और आदर्श गैस समीकरण निकाली थी का अध्ययन किया था और उससे संबंधित जो नियम है, आदर्श गैस जिन नियमों की पालना करती है, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम आदि, इन सभी के बारे में हमने उसमें उस यूनिट में पढ़ा था और वो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगी, वो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन वास्तव में बॉयल ने भी देखा कि जब आदर्श गैस के जो समीकरण इत्यादि हैं वो हम वास्तविक गैसों पे, जो वास्तव में गैसेस अवेलेबल हैं, उन पर हम लागू करते हैं तो वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होते। बॉयल ने भी ये देखा था कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही हमारा कोई जो गैस है वो वास्तविक आदर्श गैस की तरीके से व्यवहार करेगी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अध्ययन किया, जैसे रेनो ने करा और अमेगा ने किया और एंड्रयू ने किया। इन्होंने इसके अलावा भी और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस वास्तविक गैसों के ऊपर अध्ययन किया और अध्ययन करके ये पाया कि भाई सभी गैसें, करीब करीब सभी गैसें आदर्श गैस के व्यवहार से हमेशा विचलित होती हैं। तो उस वक्त हमारे पास जो आसानी से अवेलेबल गैसेस थी वो हमारे गैसेस थी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर सर्वप्रथम अध्ययन किया था और उन्होंने उस अध्ययन के बाद ये पाया कि उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी वास्तविक गैसों नहीं है, जैसा नहीं है। और ये कुछ जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहे हैं चित्र में, कुछ इस तरीके का व्यवहार उन्होंने प्रदर्शित किया और डिटेल एक्सपेरिमेंट और उसके एनालिसिस के बाद क्या हमने निष्कर्ष निकाला? ये निष्कर्ष निकाला था कि सभी साइंटिस्ट ने एक निष्कर्ष दिया कि कोई भी गैस जो है वास्तव में आदर्श नहीं होती और न ही आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है। और आसानी से अधिक द्रवित होने वाली गैसें और अधिक विचलन प्रदर्शित करती हैं और स्थायी रूप से रहने वाली गैसें थोड़ा कम विचलन प्रदर्शित करती हैं। और प्रत्येक गैस के लिए एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस टेम्परेचर पे वह आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है और उस टेम्परेचर को नाम दिया गया बॉयल टेम्परेचर, क्योंकि वो बॉयल के नियम की पालना करती है। उससे ऊपर और उससे नीचे दोनों ही स्थिति में विचलन दिखाई देता है। ये चीज़ें हमने कल वाले लेक्चर में विस्तार पूर्वक पढ़ ली थी। अब जब हमने निष्कर्ष ये निकाल लिया कि आदर्श गैस समीकरण जो है वो वास्तविक गैसों पे लागू नहीं होती, तो वास्तविक गैसों के लिए एक नई समीकरण की आवश्यकता महसूस होने लग गई। तो सभी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस कार्य में लग गए कि कोई नई गैस समीकरण हम दे सके जो वास्तविक गैसों को परिभाषित करने में सक्षम हो। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन उसमें से एक मुख्य रूप से जो इक्वेशन काम में आती है वो है हमारी अवस्था की विरियल समीकरण, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? ओन्स ने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि किसी नियत ताप पर दाब व आयतन में निम्न समीकरण सही बैठता है। तो ओन्स ने भाई खूब सारी गैसेस पर अध्ययन हो चुका था और उनके रिजल्ट्स हमारे पास थे। उन रिजल्ट्स के आधार पर उन्होंने एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी, PV बराबर A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को कहते हैं, यह अवस्था का विरियल समीकरण कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पर जो कैपिटल V है वो क्या है? 1 मोल गैस का आयतन है और किस P दाब पर 1 मोल गैस का आयतन है। और A, B, C, D जो इस इक्वेशन में दिखाए हुए हैं वो हमारे स्थिरांक हैं। और
उनके जो मान है वो एक निश्चित ताप पे निश्चित होते हैं, ठीक है। परंतु ताप के साथ उनका मान बदलता रहता है, परिवर्तनशील होते हैं। तो अब जब ये इक्वेशन दे दी ओन्स ने, तो उसके बाद सभी वैज्ञानिक इन ए बी सी डी ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकालने में लग गए, और बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेहनत करके और कम से कम 25 कांस्टेंट्स की वैल्यू तक निकाल दी। और ये सारे के सारे ए बी सी डी ये जो भी कोफिशिएंट इनके मान निकाले नियतांकों के, इनको हम कहते हैं विरियल नियतांक, विरियल कोफिशिएंट्स। अब ये जो विरियल नियतांक हैं इनका अध्ययन करने पर ये पाया गया कि इनमें भी सारों की ज़रूरत नहीं है। जैसे 25 नियतांक तक निकाल लिया, उनका मान निकाल लिया, लेकिन वास्तव में क्या देखा गया था? तो वास्तव में ये देखा गया था कि अगर ए का मान, सबसे पहले हम आर टी रख दें, आर टी का रख दें, क्योंकि इसमें पी है नहीं, क्योंकि p जब टेंड्स टू ज़ीरो होगा, p टेंड्स टू ज़ीरो होगा, तो ये जो समीकरण है ये हमारी क्या होनी चाहिए? ये हमारी आदर्श गैस समीकरण में बदल जानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में सारी वास्तविक गैसें अल्टीमेटली एक आदर्श गैस समीकरण की तरफ अग्रसर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तर्क दिया गया कि a का मान तो RT के बराबर होना चाहिए व्हेन p टेंड्स टू ज़ीरो। अब p टेंड्स टू ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा? a का मान RT और BP CP स्क्वायर ये सभी मान 0 हो जाएंगे, तो आदर्श गैस समीकरण बन जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए a का मान बराबर RT, क्योंकि p टेंड्स टू ज़ीरो, तो सभी समीकरण आदर्श गैस समीकरण में बदलना चाहिए। अच्छा, अब हॉलबर्न व ऑटो के काफ़ी अध्ययन के बाद पता लगाया कि 4 नियतांक ही पर्याप्त है। मैंने कहा ना 25 नियतांक तक वैज्ञानिकों ने निकाल दिए, लेकिन हॉलबर्न और ऑटो ने काफ़ी अध्ययन के बाद ये पता लगाया कि हमें केवल 4 नियतांक ही काफ़ी है, उनसे ही हम पूरी विरियल इक्वेशन की सहायता से वास्तविक गैसों को समझा सकते हैं। तो वास्तव में ए का मान तो उन्होंने RT होता है, तथा अन्य गुणांक छोटे होते हैं और वो तेज़ी से घटते हैं। इस प्रकार केवल 4 या 3, मुख्य रूप से 3 गुणांक ही पर्याप्त होते हैं, और उन्हीं का मुख्य रोल होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। वह सभी गैसों के लिए एक प्रकार से परिवर्तित होता है। यह निम्न ताप पर नेगेटिव व ताप के बढ़ने पर 0 होता हुआ पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या है, इन्होंने ये बोला कि हमने ए का मान तो हमने निश्चित कर लिया, ए का मान क्या लिख लिया हमने? RT लिख लिया। अब सेकंड नंबर पर है बी, तो बी हमारा इन सभी पैरामीटर्स में, 4 पैरामीटर्स में बी सबसे महत्वपूर्ण है, और बी का मान ये देखा गया था अध्ययन से कि बी का मान माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये किन परिस्थितियों में कैसा होगा उसका हम आगे आएंगे। वह ताप जिस पर बी का मान 0 हो बॉयल ताप कहलाता है। अब क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे बी का मान 0 हो गया वो टेम्परेचर बॉयल ताप कहलाएगा, क्योंकि हायर टर्म्स को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो वो जो आपकी विरियल समीकरण है वो एक आदर्श गैस समीकरण में बदल जाती है ना। तो और अक्षरशः आदर्श गैस की तरीके से काम करने लगती है, इसलिए उसको हमने बॉयल ताप नाम दे दिया। लेकिन अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि C और D नगण्य हो। ये मैंने कहा, अगर हम C और D को नेग्लिजिबल मान ले तो B बराबर 0 वो वैल्यू होगी जिस पर गैस जो है वो आदर्श गैस की तरीके से व्यवहार करती है। तो अगर हम उपरोक्त समीकरण का समीशन लिखें, उपरोक्त समीकरण हमारी ये PV बराबर A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर ये है, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा डेल PV अपॉन डेल P बराबर BP प्लस 2CP प्लस 3DP स्क्वायर ऐसे हो जाता है। अब B का मान अगर हम 0 करें और C और D को नेग्लिजिबल करें तो क्या हो जाएगा? डेल PV अपॉन डेल P 0 हो जाएगा, है ना। या हम यूँ कह सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। PV बराबर कांस्टेंट हो गया तो वही आदर्श गैस समीकरण
हो गई। और इस स्थिति में विरियल समीकरण वास्तविक गैसों का व्यवहार प्रदर्शित करती है और साथ ही साथ वो आदर्श गैस रूप में व्यवहार करने लगती है। अब जब B का मान माइनस हो या प्लस हो तो क्या होगा? तो अब हम एक बार इक्वेशन वापस से देख लेते हैं। आपकी इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन है PV बराबर A प्लस BP प्लस CP² प्लस DP³। ठीक है। अब हम इसके अंदर B के अलग अलग मानों के लिए वैल्यू निकालते हैं। हमने सबसे पहले कर लिया बिलो बॉयल टेम्परेचर, यानी बॉयल ताप से नीचे अगर तापमान है तो हमने क्या कहा था? बॉयल ताप वह ताप है जिस पर B का मान 0 हो जाता है। तो उससे नीचे ताप होगा तो B का मान नेगेटिव होगा। अब मान लिया हमने कि शुरुआत में प्रेशर बहुत कम है, तो हमारा प्रेशर बहुत कम होने के कारण जो हमारी दो टर्म्स हैं, कौन सी? CP² और DP³, दोनों को हम निगलेक्ट कर देते हैं और B का मान नेगेटिव हो गया। तो अब आप देखो ऊपर वाली समीकरण को देखो। ऊपर वाली समीकरण में क्या आ रहा है हमारा? ऊपर वाली समीकरण में आ रहा है PV बराबर A प्लस BP। अब हमने C और D को नगण्य मान लिया तो ये दोनों टर्म्स नेग्लिजिबल हो गई। B हमने क्या लिया है? क्योंकि बिलो टेम्परेचर है तो बॉयल टेम्परेचर है तो B नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या आ जाएगी? इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV बराबर A माइनस BP। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव टर्म इंक्रीज होगी। नेगेटिव टर्म इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा? PV बराबर RT से जो ग्राफ है वो हमारा वैसे PV बराबर RT का जो आदर्श वक्र है वो कैसा आता है? वो आदर्श वक्र हमारा इसके अंदर आइडियल गैस के लिए दिखाया है, सीधी रेखा आना चाहिए, लेकिन वो कैसा दिखाई देगा? ऐसा नाइट्रोजन के हिसाब से दिखाई देगा, नीचे डिप होना शुरू हो जाएगा, यानी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जब P बढ़ाया जाए तो PV का मान कम होने लगता है, लेकिन अगर आप P को और ज़्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा? शुरुआत में हमने CP² DP³ को नेग्लिजिबल मान लिया, लेकिन जब P का मान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो हम CP² और DP³ को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो उससे क्या होगा? उससे जो आपकी समीकरण है, विरियल समीकरण, वो क्या है? PV बराबर A प्लस BP प्लस CP², ये ऐसे थी। BP का मान माइनस में हो गया, लेकिन CP² और DP³ दोनों ही प्लस में हैं। प्लस में होने के कारण क्या होगा? मान जो है PV का जो मान है वो अब क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। और ये कैसा ग्राफ आएगा? जैसा हमने पहले पढ़ रखा है। देखो उस ग्राफ को अपन एक बार देख लेते हैं। वो ग्राफ क्या ये वाला है? बॉयल ताप के नीचे पहले डिक्रीज हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन गैस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी चीज़ हम इसके अंदर करते हैं। अगर बॉयल टेम्परेचर से हमने ऊपर टेम्परेचर रख रखा है, पहले इन्होंने लिख लिया बॉयल टेम्परेचर B बराबर 0 पर। B बराबर 0 पर क्या होगा? B बराबर 0 पर अगर हम ये मान लें कि शुरुआत में प्रेशर बहुत कम है तो CP² DP³ को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो PV बराबर RT हो जाएगा, तो आइडियल गैस समीकरण की पालना करेगी। और जैसे ही अगर आपने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा? तो CP² DP³ नेग्लिजिबल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे PV का मान बढ़ना शुरू होता है, जैसा अपन ने पूर्व में ग्राफ में देखा है। पहले सीधी रेखा होता है, फिर बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा हमारा है बॉयल टेम्परेचर से ऊपर, यानी जब B का मान पॉजिटिव है। तो B का मान पॉजिटिव है तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा PV का मान लगातार ही बढ़ता रहेगा। तो आपको बॉयल टेम्परेचर से ऊपर आपको PV का मान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा विरियल समीकरण लिखी गई थी। लेकिन विरियल समीकरण में कुछ कमियां थी।
विरियल समीकरण में कमियां सबसे बड़ी ये थी कि ए बी सी डी जो ये नियतांक है ये सब हमने डिस्क्राइब तो कर लिया, लेकिन इनके मान निश्चित नहीं थे। इनके मान टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो सब ने अलग अलग मैनिपुलेट करके अलग अलग वैल्यूज़ निकाल ली, तो एक कॉमन वैल्यू कभी निर्धारित हो ही नहीं पाई। तो इस कारण से इसमें इतनी सारी अलग अलग गैसों के लिए ए बी सी डी अलग अलग मान लेने पड़ने लगे हमारे को। तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से हमारे को इसमें बार बार नियतांकों को बदलना पड़ा और इसकी आवश्यकता हमारे को बार बार डिस्क्राइब करनी पड़ी। तो ये चीज़ें इसमें कमियां थी। अब इसके बाद एंड्रयू ने एक प्रयोग किया। अब अभी भी क्या, फाइनल इक्वेशन फिर भी नहीं मिली। अब फाइनल इक्वेशन नहीं मिली, विरियल समीकरण ने एक आधार तो बना दिया लेकिन फाइनल नहीं बनी। इसके प्रयास चलते रहे। अब उसके बाद एंड्रयू ने एक प्रायोगिक परीक्षण करा और फिर उसने एक परिणाम दिया। उसने क्या करा, एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे बहुत सारे प्रयोग किए और उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के पी और वी के बीच में बहुत सारे ग्राफ्स प्लॉट करे अलग अलग टेम्परेचर पे। आपको देखो ग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे 13.5 पे, 21.3 पे, 21.5 पे, ऐसे करके अलग अलग टेम्परेचर पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, पी वर्सेस वी, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल्स खींचे उसने, समतापी वक्र खींचे और उसने उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो ये टोटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। उसने जो उसको रिजल्ट्स प्राप्त हुए उनको उसने एक जगह पर इकट्ठा किया और उन रिजल्ट्स के आधार पर उसने कुछ कंक्लूजन्स दिए। तो ये जो मुख्य ग्राफ्स हैं वो हमारे ग्राफ की जो रेंज है वो 10 डिग्री से 50 डिग्री तक के ग्राफ में प्रदर्शित है। अब ये जो ग्राफ है हम इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज हम इसका एक ही पार्ट अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बड़ा है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये उसने वास्तव में एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यूज़ प्राप्त हुई और उसने उनको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया। तो इसमें सबसे पहला जो ग्राफ है उसका हम अध्ययन करते हैं 13.1 आइसोथर्मल का, यानी समतापी वक्र कौन सा है हमारा 13.1। अगर आप इसको चित्र में देखें तो इसको मैंने किससे प्रदर्शित किया, ए बी सी डी ग्राफ से करा है। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अब देखो इस ग्राफ के अंदर अगर हम ए पॉइंट से चलें तो आयतन हम कम करते जा रहे हैं, ए से बी में, बी से सी में, फिर सी से डी में आयतन कम करते जा रहे हैं और पी का मान उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे को मालूम है जैसे ही हम आयतन कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, ये बॉयल का नियम कहता ही है। तो अब सबसे पहले अगर हम ए बी पार्ट को देखें, ए बी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसका आयतन कम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है जैसा कि बॉयल नियम कहता है, ठीक है। अब ए से बी तक गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अभी भी, क्योंकि आयतन बहुत ज़्यादा है, वो गैसीय अवस्था में ही है, इट इज़ इन गैसियस स्टेट। बी बिंदु पर आकर क्या होने लगता है, ये उसने खुद ने मतलब पॉइंट्स लगाए जहाँ पर वो गैस लिक्विफाई होना शुरू हो गए। बी बिंदु पर आयतन जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है और गैस जो है वो सैचुरेट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे द्रवित होना शुरू हो जाती है। तो बी बिंदु से गैस में द्रवण शुरू हो जाता है, लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है। अब बीसी पार्ट जो है ग्राफ के अंदर, जो बीसी पार्ट है वो आपको करीब करीब सीधा सा दिखाई दे रहा है ना। तो बीसी पार्ट गैस, बीसी वाला जो भाग है उसके अंदर गैस लिक्विफाई होती रहती है और आयतन लगातार कम होता जाता है, लेकिन इस पूरे स्थिति में दाब जो है वो करीब करीब कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बट प्रेशर इज कांस्टेंट। और बिंदु सी पर क्या होता है, बिंदु सी पर गैस कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाती है, पूर्ण रूप से द्रवित हो जाती है और फिर उसके बाद वो द्रवित अवस्था में ही रहती है और उसके बाद तेजी से उसका आयतन
बढ़ता है। आयतन थोड़ा सा बदलता है, लेकिन दाब जो है वो तेजी से बढ़ जाता है। करीब करीब आयतन कांस्टेंट रहता है और दाब तेजी से बढ़ जाता है। ये चीज़ हमारी प्रायोगिक रूप से प्राप्त हुई थी। ए से बी तक गैसियस स्टेट में थी, बी से सी तक गैस और लिक्विड स्टेट दोनों साथ में थी, और सी के बाद वो सी से डी तक लिक्विड स्टेट में रही ये वाली गैस। ठीक है, अब हम इसका दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे। जो दूसरा ग्राफ हमारा है वो है हमारा 21.5 डिग्री टेम्परेचर पे। तो हम ये कल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये हम 1 बाय 1 पूरा ये हो नहीं पाएगा, इसलिए हम कल करेंगे इसको। धन्यवाद।